बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का भाई हमारा जो सेकंड डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर है वो कैंसर है। कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर इसको गिना जाता है और इसमें भी ग्लोबली हम देखें तो एक ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो हर साल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से गुजरते हैं। तो कैंसर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body। तो ये डेंजरस भाई इसलिए है कि ये ना सिर्फ कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज को मुतासर करते हैं, वहां पे abnormal सेल्स की ग्रोथ होती है, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। स्प्रेडेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो थ्रू आउट दी बॉडी इस बीमारी में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल क्या प्रोसेस है भाई कि हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डिवाइड होते रहते हैं, उनका सेल्स का साइज जो है वो इंक्रीज करता रहता है और इस तरीके से ये ग्रोइंग, रेप्लिकेशन, रिपेयरिंग, ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर जो सरंजाम हो रहे होते हैं। लेकिन कैंसर वाले केस में क्या होता है कि सेल्स जो है ना वो अबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल जो सेल के फंक्शंस हैं दे आर इंटरप्टेड बाय सम फैक्टर। अब ये फैक्टर जो है ना, ये इसके बारे में दो तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि इंटरनली बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, और दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो सेल्स की म्यूटेशन का काज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को कि वो अबनॉर्मली ग्रो करें। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड अबनॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है, ये शुरू हो जाती है और इसके नतीजे में वहां पे सेल्स जो है उनका क्लम्प बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो नंबर में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट्स की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो न्यूज़ोप्लाज्मिक मास भाई, वो सेल्स जो अबनॉर्मल ग्रो कर चुके हैं उनके मास को न्यूज़ोप्लाज्मिक मास बोलते हैं। ऑफन फॉर्म्स अ क्लंपिंग ऑफ सेल्स नोन एज ट्यूमर। अब ट्यूमर जो है वो बॉडी में किसी जगह पे भी हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि हर ट्यूमर जो है ना वो खतरनाक नहीं है। बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं कि जो नॉन कैंसेरियस कहलाते हैं। इनके लिए वर्ड यूज करते हैं बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या है कि खतरनाक नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो मैलिग्नेंट कहलाते हैं। मैलिग्नेंट किसको कहते हैं? वेरी डेंजरस और हार्मफुल दैट आर लाइकली टू कॉज द डेथ। तो आप ट्यूमर के बारे में एक चीज ध्यान में रखें कि खुदा न खास्ता हर ट्यूमर खतरनाक नहीं है। खतरनाक वही है कि जो कह लें कि हार्मफुल या जिसके डेंजरस इफेक्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा हों कि वो डेथ काज कर दें। ये दो थ्योरीज मैं आपसे अभी शेयर कर चुका हूँ। वन थ्योरी प्रपोजेस दैट कैंसर में रिजल्ट फ्रॉम सम स्पॉन्टेनियस एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन। डेफिनेटली इसकी भी कोई ना कोई रीजन होती होगी। सो दिस इज द नॉर्मल वे। Normally one cell is divided into two and they have further divided into four। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक सेल ऐसा है कि जिसमें किसी वजह से डैमेज हो गया। सेल डैमेज, नो रिपेयर। सेल सुसाइड्स आर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है भाई? नेचुरली भी सेल की प्रोग्राम्ड डेथ होती है सेल्स के अंदर। यानी हर सेल जो है ना उसकी एक खास लाइफ है, उसके बाद उसकी डेथ होना होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस भी है बॉडी के अंदर। सेकंड, कैंसर सेल की फॉर्म में अगर आप देखें, ये जो डैमेज हो गया सेल, तो इसमें फर्स्ट लेवल पे म्यूटेशन हुई है, सेकंड लेवल पे मजीद इसके अंदर आपको म्यूटेशन नजर आ रही है, फिर थर्ड लेवल पे इसकी म्यूटेशन देखें, फोर्थ लेवल पे देखें, तो अल्टीमेटली ये अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होगी ना सेल्स की, न्यूज़ोप्लाज्मिक मास जो बन जाएगा, इसको फिर हम कैंसर का नाम देते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं। ठीक है, और ये ट्यूमर्स कुछ जो है वो डेंजरस भी हैं और कुछ जो है वो मिलाइन भी हैं। Again the same message is here, this is normal growth, one is divided into two and two are divided into four। लेकिन इसमें जो सेकंड सेल था
उसमें एक सेल जो है ना वो किसी वजह से डैमेज हो गया है और उसकी रिपेयर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको फिर हम एपोप्टोसिस का नाम देंगे। एपोप्टोसिस इज बेसिकली is the normal genetically regulated process leading to the death of cells and triggered by the presence or absence of certain stimuli as DNA damage। लेकिन है तो नॉर्मल प्रोग्राम डेथ है, लेकिन इसको कोई ना कोई चीज ट्रिगर जरूर करती है। फ्रॉम form of a it is a form of programmed cell death that occurs in multicellular organisms. Biochemical events are taking place in the body, so some events lead to the characteristic cell changes and death। नॉर्मली ये सारे इवेंट्स हैं भाई, 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, लेकिन किसी जगह पे कोई अबनॉर्मल चेंज हो जाए तो अल्टीमेटली फिर उस सेल की डेथ हो जाती है। एंड दीज चेंजेस इंक्लूड, हाँ जी, ब्लेबिंग। भाई ब्लेबिंग क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का किसी जगह से बाहर की तरफ निकल आना, सेल का श्रिंक कर जाना। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमैटिक कंडेंसेशन, chromosomal DNA fragmentation, and global messenger RNA decay. So all these are the examples of abnormal changes going to be happen inside the cells, और इसके नतीजे में फिर अनकंट्रोल्ड जो है ना वो ग्रोथ हो जाएगी, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो सेल्स की होगी इनको हम ट्यूमर का नाम देते हैं। कैंसर जो है इस वक्त दुनिया में देखा जाए तो ये वन ऑफ द मेजर किलर है। ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन पीपल, यानी 88 लाख के करीब लोग जो हैं वो हर साल ट्यूमर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और ज्यादा जो खतरे वाली बात है वो ये है कि ये ज्यादातर लोग किन कहाँ पाए जाते हैं? डायबिटीज की तरह अगेन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम मोर, दे आर सफरिंग मोर फ्रॉम द कैंसर। कैंसर जब ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके आगे मैं टाइप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस स्लाइड में सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि सीवीडीज के बाद दुनिया में जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है ना वो कैंसर की वजह से हो रही है। तो आज हमने कैंसर की भी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और डायबिटीज की भी हम बात कर रहे थे कि ये 4th नंबर पे दुनिया में जो डेथ रेट है ना वो डायबिटीज की वजह से। ये ग्लोबल मैप है भाई 2019 का, इसमें डाटा जो है वो अवेलेबल है, और इसमें रैंकिंग की गई है कैंसर की विद रिस्पेक्ट टू प्री मेच्योर मोर्टेलिटी। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी क्या होती है? कि अपनी एज से पहले किसी की डेथ हो जाना। तो ये ग्रीन जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये 48 इंडिविजुअल्स 48 ईयर्स के अंदर अंदर जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनका नंबर यहाँ पे शो किया गया। आपको यहाँ पे ये जो प्री मेच्योर डेथ है वो इस रीजन में, जो कि बेसिकली बर आज़म अमेरिका को शो करता है, यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो ये लाइट ब्लू कलर है। फिर और लास्ट पे आपको रेड कलर भी नजर आ रहा है कि जब 59 ईयर से ज्यादा एज वाले लोगों की डेथ होती है। स्टिल इसको भी प्री मेच्योर कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सॉरी एवरेज इस वक्त एक्सपेक्टेड लाइफ है वो तकरीबन 64-65 ईयर्स है, जो कि बहुत कम है। दुनिया में इवन 69 ईयर से पहले जो डेथ होती है ना उसको प्री मेच्योर का वर्ड यूज किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एवरेज एज जो है वो इससे भी लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान का डाटा जो है ना आपको नजर आएगा, ठीक है। ये साउथ एशिया, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये कंट्रीज आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैंसर की प्रेवलेंस के रेट्स जो हैं वो ज्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं आफ्टर 59 ईयर्स ऑफ एज। नो डाउट अब आगे मैं 1-2 किस्सों में आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ये पाकिस्तान में कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये बड़ी तेजी से फैलते जा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल कैंसर इंसिडेंट्स की बात करें तो हर साल तकरीबन 18.5 मिलियन पीपल जो है ना वो इस ब्रैकेट के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इसमें अगर हम नंबर रीजन वाइज नंबर देखें, एशिया में 48.4% केसेस जो है ना जो कि 8.75 मिलियन बनते हैं, ये हमें यहाँ पे नजर आते हैं।
ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखें तो फिर अमेरिकन रीजन आ जाता है, जहाँ पे 21% के करीब जो ग्लोबल प्रेवलेंस है वो यहाँ पे हमें नजर आती है। और इसके बाद फिर यूरोप, अफ्रीका और ओशनिया कंट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेन जो कह लें कि 3 रीजन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, एशिया, अमेरिका और यूरोप शामिल है। परसेंटेज ऑफ न्यू कैंसर केसेस एंड कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड इन 2018, ये भाई अप टू डेट डाटा है। और इसमें जो मोस्ट फेमस टाइप्स है ना कैंसर की, जो कि 5 मोस्ट कॉमनली डायग्नोजाइज्ड कैंसर टाइप्स है, उनका जिक्र किया गया है। इंसिडेंट्स वाइज भी देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लंग्स के रिलेटेड कैंसर की है, ठीक है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो फिर भी ये भी टॉप पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही है वो लंग्स कैंसर की वजह से हो रही है। दूसरे नंबर पे दुनिया में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है, 11% तकरीबन इसकी प्रेवलेंस है। जबकि मॉर्टेलिटी देखें तो ये डेथ में तकरीबन 5वें नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि इसकी अर्ली लेवल पे अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ना इसको क्योर किया जा सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जबकि डेथ रेट में ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये चौथे नंबर पे है, और डेथ रेट इसका जो है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे लिवर जो है ना उसकी वजह से डेथ रेट, नो डाउट इंसिडेंट्स लिवर कैंसर के कम है, लेकिन मोर्टेलिटी की रेट जो है, डेथ के रेट जो है वो लिवर कैंसर के अंदर ज्यादा है। इसी तरह स्टोमिक कैंसर जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे लोगों को स्टोमिक कैंसर का प्रॉब्लम होता है, जबकि इसका भी क्योर जो है वो बेहतर, बल्कि इसका क्योर जो है वो पुअर साइड पे, और आपको तीसरे नंबर पे मॉर्टेलिटी जो है वो दुनिया में इसकी वजह से नजर आती है। अगेन ये ग्राफ जो है वो आपको शो कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज का, यहाँ पे सॉरी डिफरेंट जो कैंसर की टाइप्स हैं उनका डाटा यहाँ पे दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो प्रेवलेंस वो ब्रेस्ट कैंसर की है। इसके बाद फिर प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जिसको मैं बोलता हूँ ना, कोलन और रेक्टम दोनों का जो कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें तो फिर माइनर किस्म के कैंसर जो है ना वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। टॉप मोस्ट की अगर हम बात करें तो वो इसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जस्ट टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ यू पीपल, इसमें बड़ी सिंपल सी स्क्रीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इबनॉर्मल चेंजेस जो हैं अगर इनको इंडिविजुअल जो है ना वो सेंस करे, विजुअलाइज करे और डॉक्टर्स को कंसल्ट करे तो बहुत हद तक जो है ना इस कैंसर को है, अभी हम आपसे बात शेयर कर रहे थे कि इस को क्योर जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग मजीद इसको इन डेप्थ देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं कि जिनसे अगर कोई इंडिविजुअल फील करता है तो देन दे शुड विजिट टू द डॉक्टर्स। कैंसर काउंसिल भाई ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने तकरीबन ओबेसिटी के साथ 13 किस्म के कैंसर्स को लिंक किया है, ठीक है। यानी ओबेसिटी या ओवरवेट अगर हो तो कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो है ना वो ज्यादा होने के चांसेस हैं उन लोगों को जिनका वजन जो है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें अपने वेट को जो है वो लोअर साइड पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, आइडियल वेट जो है ना उसकी तरफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों में अगर बात की जाए कैंसर की प्रेवलेंस की तो एक डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि हर 3 मिनट्स के बाद एक बच्चे की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। लेकिन ये बच्चों के लेवल पे देखा जाए तो कैंसर जो है ये प्रिवेंटेबल है, ठीक है। क्योंकि 80% के करीब जो कह लें कि यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि काफी हद तक बच्चों के अंदर जाना वो रिकवरी एग्जिस्ट करती है। 3 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन डायग्नोजाइज्ड विद कैंसर सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म और लेट ऑनसेट साइड इफेक्ट्स।
In 20 years, the FDA has initially approved only 2 drugs for any childhood cancer. Half of all chemotherapies used for children cancers are over 25 years old. तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि रिसर्च की मजीद जरूरत है. नो डाउट रिसर्च की वजह से बच्चों के अंदर जो डेथ रेट है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ है. The incidence of invasive pediatric cancer is up to 29% in the past 20 years. तो ये कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं इनमें 29% जो है ना वो इंक्रीज हुआ है. 1 in 5 children diagnosed with cancer will die within 5 years. तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें मजीद यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि 80% ऑफ द चिल्ड्रन विद कैंसर दे कैन सर्वाइव. लेकिन ये सर्वाइवल हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? हाई इनकम कंट्रीज में. और इसके मुकाबले में अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, लो इनकम कंट्रीज की बात करें, ओनली 20% इज द सर्वाइवल रेट. तो वहां पे हर 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. और डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखें तो 5 में से 1 बच्चा जो है ना वो जिंदा बचेगा, 4 बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू बी डाई. So most childhood cancers can be cured in most cases with inexpensive generic medications, and treatment is basically cost effective. अगर इस पे थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो सिचुएशन को जो है वो बेहतर किया जा सकता है. एक रीजन मैं ये बता रहा था कि बॉडी के अंदर स्पॉन्टेनियस जो है ना वो चेंज आती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है कि कैंसर में बी द रिजल्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स और एजेंट्स दैट एंटर अ नॉर्मल सेल एंड कॉज द कैंसेरियस प्रोसेस टू बिगिन. इसमें स्टिमुलेशन कहाँ से आ रही है? एक्सटर्नल एजेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से. दीज एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस. यानी कैंसर काजिंग जो चीजें हैं उनको हम कार्सिनोजेंस का नाम देते हैं. दीज कैन बी रेडिएशंस. इवन आप एक्सरे करवाते हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर इज देयर. और अगर आप सनलाइट को एक्सपोज होते हैं, यूवी रेडिएशन को ज्यादा यूज करते हैं, तो अगेन द चांसेस ऑफ स्किन कैंसर्स आर देयर. chemicals, these can be of different types. Either these are part of food system या external environment के अंदर जो exist करते हैं. immunosuppressant drugs जो हैं वही exist करती हैं. drugs का abuse जो है ना ये भी different type के cancers को cause करता है. hormonal drugs, female जो है वो basically hormonal therapy करवाती हैं भाई, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उससे भी कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. और इसके अलावा अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैव बीन लिस्टेड एज पॉसिबल डिजीज एजेंट्स. ईच कैंसर इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू फ्रॉम विच इट अराइजेस. वैसे हमने कैंसर जो है वो कहा था कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं, और जब हमने किसी खास ऑर्गन या टिश्यू के कैंसर का नाम लेना हो फिर उसका नाम पहले लगाया जाता है. सो ईच कैंसर इज नेम्ड according to the type of tissue from which it arises. It has unique set of characteristics. However, based on some common characteristics, we can classify cancer into 3 types. अब भाई हम 3 किस्म का कैंसर जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा. कार्सिनोमा बेसिकली कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज कौन से हैं? जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो है वो सेल्स की एग्जिस्ट करती है. मोस्टली these epithelial tissues they have covered the body surfaces and linings most body cavities. body cavity में अगर इंटीरियर की बात करें तो इनर साइड पे भी जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको भी हम एपिथेलियम सेल्स बोलेंगे. एंड मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर कैंसर. These are most common sites for the cancers, epithelial tissues. इसमें कुछ यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि बाहर अगर एक छोटा सा ये स्पॉट नजर आ रहा है तो ये इट कैन बी अ कैंसर. और यहाँ पे आप एपिथेलियल सेल्स अगर देखें स्किन के तो यहाँ पे इबनॉर्मल ग्रोथ जो है ना वो आपको नजर आ रही है. ठीक है, तो ये आई साइट में हो सकता है, टंग एरिया में हो सकता है. ठीक है, ये ईयर साइड पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो मे बी सम आर
डेंजरस एंड सम आर नॉट डेंजरस। ये स्पेशली स्मोकिंग जो है ना वो इसका एक मेजर मेजर काज जो है वो समझा जाता है, ठीक है। तो जो लंग्स कैंसर है या टंग कैंसर है, पाकिस्तान में स्पेशली ये जो हम पान सुपारी या इस तरह की चीजें, गुटखा, अब मुझे एग्जैक्ट नेम्स नहीं आते जिस तरह के लोग यूज करते हैं, तो इवन लोकल पिक्चर्स आप देखेंगे तो आपको इससे भी वर्स फॉर्म में सिचुएशन जो है वो नजर आती है। Again the same reflection, okay? So all these are examples of epithelial damage, and this type of cancer is known as carcinoma. Carcinoma of breast, lungs, intestine, uterus, colon, skin and mouth are typical examples. मैंने भाई यहाँ पे जो ज्यादा दिखाई है वो visible part थे body के, लेकिन ये किसी भी हिस्से की जो epithelial layer है वहां पे होने के chances हैं। These cancers affect the outer layer of the skin and mouth as well as the mucous membrane, जो भाई कोटिंग का एक काम कर रही होती है बॉडी के अंदर। गट सारी जो है उसके अंदर हमें म्यूकस, एक स्लिपरी सी सरफेस नजर आती है। तो अगर वो डैमेज हो जाए तो अल्टीमेटली वहां पे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कैंसर की एक यूनिकनेस ये भी है कि इट हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड फ्रॉम अ लोकलाइज्ड एरिया टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, एंड टेक्निकली दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो हम कहते हैं जी कैंसर जब मेटास्टेज करके है, तो मेटास्टेसिस इज बेसिकली स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम अ लोकल एरिया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये कैसे होता है? बाई पार्टिसिपेटिंग इन सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहां से कैंसर जब अगर ब्लड में शामिल हो जाता है तो थ्रू आउट द बॉडी पहुंच जाएगा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है तो इसी तरह वो भी थ्रू आउट बॉडी उसके पहुंचने की एबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लिम्फोमास भाई, लिम्फोमास नाम भी इंडिकेट कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन फाइटिंग रीजन होता है बॉडी का। एंड लिम्फ नोड्स का वर्ड आप यूज करते हैं भाई, और जब भी बॉडी पे किसी फॉरेन चीज का अटैक होता है तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन बाज दफा ये होता है कि ये दोबारा फिर अपनी नॉर्मल फॉर्म में रेस्टोर नहीं करते। लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्फेक्शन जो है ना उसको फिर मिसअंडरस्टैंड करते हैं और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मूव नहीं करते। तो अल्टीमेटली वहां पे भी इबनॉर्मल ग्रोथ होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। सो इट डेवलप्स इन लिम्फेटिक सिस्टम, द इन्फेक्शन फाइटिंग रीजन ऑफ द बॉडी, and it also has the ability to metastasize through the lymph system. The most common example is Hodgkin disease. Hodgkin disease is an example of one type of lymphoma, and lymphomas are also form some solid tumors. So this is basically Hodgkin disease, which is a type of cancer in which cancer develops in body lymph glands. lymph glands, ये पूरा lymphatic system जो है वो बॉडी का नजर आ रहा है। तो किसी जगह पे भी अगर lymph glands में कैंसर हो जाए तो उसको हम हॉजकिन डिजीज का नाम देते हैं। अब ये नेक एरिया भी हो सकता है भाई, यहाँ पे आप देखें सर्विकल का नाम जिसको दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये आर्मपिट का एरिया भी हो सकता है जिसको एक्सिलरी लिम्फेटिक नोड्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये लिवर, लिम्फेटिक वेसल्स, डायाफ्राम, ठीक है। तो किसी जगह पे भी लिम्फ नोड्स जो हैं अगर वहां पे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो इसको भी हम लिम्फोमा का नाम। अगेन भाई एक और प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बॉडी के अंदर जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कैपिलरी आर्टरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, कार्सिनोमा और लिम्फोमा के बाद जो तीसरी टाइप है कैंसर की उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया कहाँ पे होता है? बेसिकली जो जो रेड ब्लड सेल्स या ब्लड प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उनके कहने के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से। सो दिस इज बेसिकली द कैंसर ऑफ ब्लड फार्मिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। तीन किस्म के सेल्स भाई जो हैं वो मोस्ट कॉमन है, में हम
वाइट ब्लड सेल्स का नाम आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। और इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर मेंट फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स जो है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं। डेंगू में ज्यादा इश्यूज इनके साथ एसोसिएटेड थे कि ब्लड जो है वो अगर हेमरेज हो जाए तो फिर उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। रेड ब्लड सेल्स जो है, इनका मेन काम जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। अब ये तीनों किस्म के सेल्स जो है ना, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वहां पे अगर कैंसर डेवलप हो जाता है, इन सेल्स की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो जाती है, तो इसको हम ल्यूकीमिया का नाम देते हैं। सो इट इज अ नॉन सॉलिड ट्यूमर। ये नॉन सॉलिड है भाई, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक खास लेवल तक रहने चाहिए। अब नॉर्मल लेवल इनका हो जाए तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। डाइट एंड टोबैको अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द ल्यूकीमिया। यानी 30% बीमारी पुअर डाइट की वजह से और 30% जो है वो टोबैको की वजह से। अब इसमें दोनों मॉडिफाइएबल फैक्टर्स हैं, दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं और दोनों मॉडिफाइएबल हैं। टोबैको को क्विट किया जा सकता है, तो 30% चांसेस ऑफ कैंसर जो है ना वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर कोई स्मोकिंग नहीं करता, चाहे वो फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड है। और डाइट जो है ना उसको बेहतर कर लें तो मजीद 30% रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें इन्फेक्शन जो है वो शामिल है, जेंडर शामिल है, ऑक्यूपेशन, यूज ऑफ अल्कोहल, पोल्यूशन, रेडिएशन, मेडिकल ड्रग्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फूड एडिटिव्स, यूवी लाइट। तो ये इस तरतीब से लिखे गए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे कम जो है वो चांसेस हैं यूवी लाइट की वजह से, फूड एडिटिव्स की वजह से, बट स्टिल दे आर स्टिमुलेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ cancers. Some of these factors can be controlled, hence cancer may be prevented. तो statement क्या हुई कि cancer is a preventable disease. Environmental chemicals like pesticides, herbicides, preservatives, these eventually or finally end up in the food supply, and almost 40 to 50% of the cancers, they are due to these chemicals, environmental chemicals. चाहे इनका बाहर एक्सपोजर हो रहा है, चाहे इनका बॉडी के अंदर फूड के थ्रू जो है वो एक्सपोजर हो रहा है। पाकिस्तान में भाई ऑलमोस्ट 15 प्लस जो है ना वो कैंसर के डायग्नोस्टिक के लिए सरकारी लेवल पे हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फैसलाबाद में पीनम के नाम से जो है वो, और लाहौर में अनमोल के नाम से हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में नूरी के नाम से हॉस्पिटल है, गुजरांवाला साइड पे आप जाएं तो जीनम के नाम से ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो ज्यादा कह लें कि ट्रीटमेंट के हवाले से अगर नाम लिए जाते हैं तो फिर वो शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल और आगा खान हॉस्पिटल जो है वो इसके लिए ज्यादा फेमस है। तो जो इंट्रिंसिक केमिकल्स हैं भाई फूड के अंदर, ये सेल्स की ग्रोथ को अबनॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट ग्रोथ कर देते हैं, जिसको एरेटिक ग्रोथ का नाम दिया गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि हम ऐसी फूड खाएं कि जिसके अंदर केमिकल एडिड ना हो, कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, इस तरह की चीजें। तो वी कैन कंप्रोमाइज ऑन दी शेल्फ लाइफ। मुझे अगर 6 माह के लिए दूध की शेल्फ लाइफ नहीं चाहिए और मैं डेली परचेज कर सकता हूं, तो फिर मैं क्यों इस तरह का दूध यूज करूं कि जिसमें यूएचटी ट्रीटमेंट भी यूज की गई है, प्लस उसमें यूज ऑफ केमिकल्स भी शामिल है, ताकि दूध की शेल्फ लाइफ जो चंद घंटे है उसको 6 महीने तक जो है वो एक्सटेंड किया गया। इसी तरह ब्रेड अगर मैं रोज परचेज कर सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं 3 दिन या 4 दिन पुरानी जो है वो ब्रेड खरीदूं, क्योंकि इंडस्ट्री वाले ने इसलिए बनाई है कि वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अरसा जो है वो मार्केट के अंदर स्टे करे। ठीक है, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को सेव करना चाहता है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। इसलिए अब ऐसे ट्रेंड्स जो है ना वो दुनिया में इमर्ज हो रहे हैं कि जहाँ पे लोग ऐसा ड्रिंक यूज करना चाहते हैं, ऐसा दूध पीना चाहते हैं, ऐसी फूड प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं कि जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो है वो शामिल ना हो। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फूड का नाम आजकल आप सुनते हैं,
तो ऑर्गेनिक फूड कौन सी है कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स और इस तरह के जो हर्बिसाइड्स ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से जो फूड है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अभी तक मेन प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू पे मोर फॉर दीज फूड प्रोडक्ट्स, इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो फिर अल्टीमेटली अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, सेफ प्रोडक्ट चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू पे मोर। फूड प्रोसेसिंग कंडीशंस भाई, इसमें भी ऐसे मेथड्स जो है ना वो अब इनके ऊपर काम हो रहा है कि जिनमें कम से कम जो है ना वो कार्सिनोजेंस डेवलप हों। और स्पेशली प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हमारे एक ट्रेंड ये है कि गली मोहल्ले के अंदर हम ऐसी शॉप से जो है ना वो ये फ्राइड फूड खाना पसंद करते हैं कि जिनका ऑयल अगर देखें तो देखने को दिल नहीं करता, इतना उसका ब्लैकिश कलर हो चुका होता है, ऑयल में से धुआं उठ रहा होता है, और जितना ऑयल पुराना होगा उतनी ये स्मेल जो है ना वो आप तक तेजी से पहुंचेगी, ठीक है। तो आपको घर के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है कि फलां बंदे ने पकौड़े समोसे बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह फ्राइड प्रोडक्ट्स, निम्को और ये आजकल फिश है, तो इसको भी कोशिश करें घर के अंदर इन चीजों को, और जो अल्टरनेट वेज हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। इवन बारबेक्यू जो स्टफ है ना ये भी कैंसर काज करता है, तो इसको भी मॉडरेशन के अंदर जो है वो यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि हमें लो फैट डाइट्स की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। फैट्स ऐसी यूज करें कि जिसके अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो बैलेंस के अंदर एग्जिस्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली फैट जो है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। प्लांट बेस्ड फूड्स को फोकस करें और हाई फाइबर फूड्स जो है उनको फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी का जो नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है उसको बूस्ट करती है। कुछ फूड्स के यहाँ पे नाम लिए गए हैं जिनके अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और इस फैमिली की जो बाकी वेजिटेबल्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू हेल्प कैंसर फाइटिंग एंजाइम्स टू पर्ज कार्सिनोजेंस फ्रॉम दी सेल्स, के बॉडी के अंदर जहाँ पे कैंसर की तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ये रिमूव कर सकें बाय यूजिंग द क्लींजिंग एक्शन। गार्लिक, जिंजर, इस तरह की चीजें जो हैं ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। सोया जो फूड्स हैं इनके अंदर भी एबिलिटी है कि ये डिफरेंट टाइप के कैंसर्स को श्रिंक करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जेंस्टिन ये बेसिकली कंपोनेंट है जो सोया फूड्स में पाया जाता है। कैरोटीनाइड्स भी स्पेशली ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरेट्स, इनमें ये वाफर मिकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स जो है ना भाई, इनको भी यूज करने से हमारी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है और फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट बॉडी की एबिलिटी बढ़ती है। फाइबर रिच फूड्स जो हैं अगेन बहुत सारे जो बॉडी के कैंसर्स हैं ये गट की हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो फाइबर जो है वो फीकल मास को इंक्रीज कर देता है, फीकल बल्क बनाता है और अल्टीमेटली जो रेजिडियल टाइम है फीकल मास का बॉडी के अंदर उसको कम कर देता है, और इससे जो कोलोरेक्टल टाइप के कैंसर होने के चांसेस हैं उनसे बचा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स, भाई नेचुरल जितनी भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे आपका एंटीऑक्सीडेंट का पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा हम विटामिन ए और ई और सी इनको एज अ सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस की बात करें तो हमें फैट को रिड्यूस करना चाहिए, इसका इंटेक जो है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइबर का इंटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए, चाहे फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं या होल ग्रेन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर फोकस करें। जिंजर, गार्लिक, अनियंस, इस तरह की चीजें जो हैं उनका इस्तेमाल, इवन टमाटो, इनका इस्तेमाल जो है वो डाइट के अंदर होना चाहिए। विटामिन ए, सी, ई रिच फूड्स जो है इनको यूटिलाइज करें। और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं स्मोक्ड और चार कोल्ड ब्रॉइल्ड फूड्स जो हैं उनको मिनिमम करें। हमारी सोसाइटी में टिक्का, कबाब, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इन होती जा रही हैं। नो डाउट ये फ्राइड प्रोडक्ट से बेहतर हैं, लेकिन स्टिल दे आल्सो हैव सम कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं, और मैं यहाँ पे ड्रग अब्यूज का कह दूंगा कि ड्रग अब्यूज जो है ना वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, इस पे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग वाली जो फूड्स, फ्राइड फूड्स हैं ऑयल्स फैट्स के अंदर, उनको
अवॉइड करना चाहिए, या इनको घर के अंदर आप तैयार करके होममेड को प्रेफर करें एज कंपेयर टू कमर्शियल वेरिएंट्स। WHO ने भी भाई सेम स्ट्रेटजीज बताई हैं। नंबर 1, डोंट स्मोक और यूज एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, मेक योर होम स्मोक फ्री, एंड इवन आवर वर्क प्लेस शुड बी स्मोक फ्री। बहुत सारे कंट्रीज ने अब इसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं ताकि लोग कम से कम सिगरेट को यूज करें, और पब्लिक प्लेसेस पे इसका यूज जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस करें। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिफरेंट कैंसर्स के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों की होनी चाहिए। टू मच सन एक्सपोजर जो है उससे बचना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे यूवी लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी हाई है, वहाँ पे इवन जिस तरह हम वेदर कंडीशंस देखते हैं, इसी तरह यूवी लाइट जो उसका स्केल दिया जाता है, और स्पेशली जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज ग्रूब हो रहा होता है तो उस वक्त ये ज्यादा डेंजरस होती है। रिड्यूस इनडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन बाई बी फिजिकली एक्टिव, limit alcoholic intake and take part in organized cancer screening programs. So WHO have given some strategies. Similarly, different countries, different organizations working in the field, they also have suggested some ways. For example, ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहती है कि भाई 30% के करीब कैंसर डेथ जो है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल सिंपली. So they are emphasizing on more intake of fruits and vegetables, whole grain cereals, less use of red meat and sugars and salts, and similarly we should quit smoking, be vaccinated, okay, and be physically active. So they have suggested some useful tips to avoid from cancer. Another organization, they have given 9 easy ways to reduce cancer. तो ऑलमोस्ट भाई ये चीजें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 12 वेज जो है वो सजेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, स्पेशली विलेज लेवल पे, और स्मोकलेस किस्म के जो फ्यूल हैं उनको यूज करना चाहिए। हेल्दी वेट की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी वेट को अचीव करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी डाइट्स होनी चाहिए, ग्लूटेन से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और वुमेन को स्पेशली हार्मोनल थेरेपी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हमें साल में एक बार जो है वो अपनी ब्लड प्रोफाइल को चेक करवाना चाहिए, प्रोटीन के हवाले से, हीमोग्लोबिन के हवाले से, शुगर लेवल के हवाले से, और सीरम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। तो जिस तरह भाई डायबिटीज का डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए ग्लोबल लेवल पे 4 फरवरी जो है इसको एज अ कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इन डेज को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है कि किसी बहाने से लोगों के अंदर जो है ना अवेयरनेस का एलिमेंट जो है उसको बूस्ट किया जाए। आप देखते हैं कि अमूमन मीडिया पे भी उस दिन स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो रन किए जाते हैं, और ताकि लोगों को घर बैठे जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जा सके।